फिर सर सैयद अहमद खान, इनके प्रयास क्या थे? ये एक सोशल रिफॉर्मर थे मुस्लिम अमंग द मुस्लिम्स। वो सर सैयद अहमद खान, ये मुस्लिम समाज के बहुत ही प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू ब्रिंग अबाउट एनलाइटमेंट अमंग द मुस्लिम्स। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो थी वो मुस्लिम्स को आगे बढ़ाने में, उनको रिफॉर्म करने में लगा दी। इन पर्टिकुलर सैयद अहमद खान एडवोकेटेड द रेजिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन सोसाइटी। इनका भी मानना था कि औरतों के स्टेटस को इम्प्रूव किया जाना जरूरी है, और इसीलिए इन्होंने रिमूवल ऑफ पर्दा जो प्रथा थी उसको रिमूव करने पे जोर दिया और एजुकेशन पे जोर दिया। ही ऑल्सो कंडेम्ड द पॉपुलर कस्टम ऑफ पॉलीगैमी। फिर उसके अलावा पॉलीगैमी और ईजी डिवोर्स, जो मुस्लिम्स में पहले होता था 3 तलाक तलाक तलाक, उस सिस्टम को हटाने के लिए, और पॉलीगैमी यानी वाइफ जिंदा है, आपके साथ है, आपने डिवोर्स नहीं दिया है, उसके बावजूद आप दूसरी शादी करते हो, तो इसको, इस सिस्टम के खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई थी। अब इम्पैक्ट क्या रहा इन रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स का? As a result of the reform movement, significant advances were made in the field of emancipation of women. इतने सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स की वजह से बहुत सारे प्रयास हुए औरतों के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि सती प्रथा को 1829 में बैन कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, और जो स्लेवरी थी उसको भी इलीगल कर दिया 1843 में, यानी पहले लोगों को, स्पेशली औरतों को बेच दिया जाता था, तो उसको रोका दिया। फिडोरी मैरिज, इसको भी लीगलाइज किया 1856 के अंदर। इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट किया गया, इसको भी लीगलाइज किया 1872 में। और शारदा एक्ट के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट था उसको आगे बढ़ाया गया ऑफ 1929। रेज द मैरिजेबल एज, इसके अकॉर्डिंग गर्ल्स की जो एज थी अब वो 14 तक कर दी, और बॉयज़ की 18 कर दी मैरिजेबल एज। उसके बाद वुमेन वर एनकरेज टू बी एजुकेटेड, औरतों को आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट किया गया, और राइट टू प्रॉपर्टी भी इनको दिया गया। कंटेम्प्रेरी लिटरेरी सोर्सेज हम देखते हैं। द एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन ब्रॉट अबाउट वेव्स ऑफ चेंज। जो भी सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा प्रयास किए गए, मॉडर्न एजुकेशन जो लाई गई, उसकी वजह से औरतों की लाइफ में काफ़ी बदलाव आए, एक आंधी सी चल गई थी। इमेंसिपेटेड एंड कॉन्फिडेंट वुमेन, अब औरत जागरूक हो चुकी है, कॉन्फिडेंट है, ये एक नेशनल स्ट्रगल में भी अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दे सकती है, और अपनी फैमिली को भी प्रॉपरली आगे बढ़ा दे सकती है, अपने बच्चों को एक प्रॉपर अपब्रिंगिंग दे सकती है। विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन दे वर मेड अवेयर। एजुकेशन की मदद से आज उनको अपने राइट्स के बारे में जानकारी है, समाज में एक पोजीशन बनाने में कामयाब हुई है। कंटेम्प्रेरी लिटरेचर एग्जिबिट्स इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। सम नोटेबल फीमेल राइटर्स, अब इस टाइम की कुछ प्रोमिनेंट फीमेल राइटर्स हैं, तोरू दत्ता, स्वर्ण कुमारी देवी, कामिनी राय, पंडिता रामाबाई, सावित्रीबाई फूले एंड बेगम रुकैया शेखावत। मोस्ट ऑफ द फीमेल राइटर्स, इस टाइम की जो फीमेल राइटर्स थी, ज़्यादातर उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लिखा है, और कई ने कुछ क्वेश्चंस भी करे अबाउट द रिजिडिटी ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी, कि क्यों हमारा समाज आज भी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। उसके अलावा अ नोटेड पोएट एंड सोशल वर्कर, इसी टाइम की एक बहुत ही फेमस सोशल वर्कर साथ में पोएट है, कामिनी राय। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था, पोइट्री थी बेसिकली, सच एज अलो ओ छाया। तोरू दत्ता इज नोन फॉर हर पोइट्री, तोरू दत्ता भी अपनी पोइट्री के लिए जानी जाती थी, इंग्लिश पोइट्री के लिए, और ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच वर्क्स, उसके अलावा फ्रेंच लैंग्वेज की काफ़ी सारी किताबें इन्होंने ट्रांसलेट भी करी थी। शी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडियाज पास्ट, इंडिया के पास को रिवाइव करा बाय राइटिंग ऑन माइथोलॉजिकल टॉपिक्स, जो हमारे माइथोलॉजिकल टॉपिक्स हैं उनको नई तरीके से लिखा था, और बाद में इनकी बहुत अर्ली एज में 21 साल की उम्र में ही इनकी मौत हो गई थी। अनदर प्रोमिनेंट, दूसरी जो एक प्रोमिनेंट पोएट और नोवेलिस्ट हैं वो बंगाल की हैं, स्वर्ण कुमारी देवी। शी वॉज द एल्डर सिस्टर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, ये RNT रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा था, उनकी बड़ी बहन थी। इनकी एक नोवेल थी दीप निर्बाण, हेल्प इन अराउजिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, जो कि देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत थी और आगे नेशनल स्ट्रगल के लोगों को मोटिवेट कर रही थी। जो रविन्द्रनाथ टैगोर की और शरद चंद्र चटर्जी की जो राइटिंग्स थी उसमें भी एविल्स, जो औरतों के साथ कुरीतियाँ चल रही थी, उनको हाईलाइट किया गया था, और न्यू एज वुमेन कैसी हुई, किस तरह से वो अवेयर है, पढ़ी लिखी है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, उनके बारे में लिखा। Their works give us an insight into the prevailing social and political atmosphere. इनके टाइम का, अभी का जो समाज था, जो सोशल और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था उस वक्त इंडिया के अंदर, उसके बारे में उन्होंने लिखा। By the end of the 19th century, women themselves were working for reform.
फिर 19वीं सेंचुरी के एंड तक आते आते कई औरतों ने भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करा, अपने जो भी पॉलिसीज उसको रिफॉर्म किया, राइट टू वोट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इन्होंने मेहनत करी, कोशिश करी। अब अटेम्प्ट्स टू रिफॉर्म द कास्ट सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या किया गया? सबसे पहले यहाँ पर आपको बहुत सारे रिफॉर्मर्स का दे रखा है, उसमें से एक है आपके ज्योतिबा फुले। 1827 में इनका जन्म हुआ और 1890 में इनकी मौत हुई थी। ये सत्य शोधक समाज के फाउंडर थे, जो कि 1848 में महाराष्ट्र में फाउंड किया गया था। मेन टास्क इस ऑर्गेनाइजेशन का था वॉज टू वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लासेस, जो पिछड़ा वर्ग है समाज का, जो निचला वर्ग है, क्योंकि अपर क्लास लोअर क्लास ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी थी इंडिया के अंदर, तो उसके लिए उन्होंने काम किया था। ज्योतिबा फुले क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम, इन्होंने कास्ट सिस्टम की बहुत बुरी तरह से आलोचना करी थी। ही वेलकम्ड एवरीवन इन ए समाज, जो समाज इन्होंने बनाया उसमें इन्होंने समाज के सभी वर्ग, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन के हो, सब लोगों को वेलकम किया। The organization also worked for the upliftment of the oppressed classes, और इस तरह से oppressed class को ऊपर उठाने में इन्होंने मदद करी। All his ideas were compiled in his work, इनके जितने भी वर्क थे उसमें आइडियाज इनके लिखे गए सारे, जैसे टाइटल इनका है सत्य शोध, which was published in 1887। इसके अंदर किस तरह से इसको रिफॉर्म किया जाए, अपलिफ्ट किया जाए oppressed classes को, उसके बारे में इन्होंने जोर दिया था। देन गोपाल हरि देशमुख हैं आपके, was another prominent social reformer, ये भी महाराष्ट्र से समाज सुधारक थे। इन्होंने भी प्रीस्टली क्लास, जो ब्राह्मण्स को बहुत ऊंचा स्टेटस दे रखा था, कास्ट सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स थी उनको हाईलाइट करा था। ही वॉज कॉल्ड लोकहितवादी, इनको लोकहितवादी कहा जाता था, यानी लोकहित में ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जो सोशल रिफॉर्म्स थे इनके वो लोकहित में थे, लोगों की भलाई के लिए थे। फिर रानाडे और रामकृष्ण भंडारकर है। प्रार्थना समाज, जो कि एक मूवमेंट फॉर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म महाराष्ट्र में चलाया गया था। ये ट्रेडिशनल रिफॉर्म मूवमेंट्स महाराष्ट्र उनसे बेस्ड है कि महाराष्ट्र में क्या क्या एविल प्रैक्टिसेस चल रही थी। इट वाज फॉर्म्ड इन 1849 बाय राम बालकृष्ण जयकर एंड अदर्स इन मुंबई। रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा और प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी 1867 में। रानाडे ने रामकृष्ण भंडारकर के साथ मिलकर बिलीव्ड इन इम्प्रूविंग द लॉट ऑफ वुमेन, इन्होंने भी वुमेन के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, ऑपरेसिव क्लासेस के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए और चाइल्ड मैरिजेस को, इन्फेंटिसाइड को, इनको रिमूव करने के लिए, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज वुमेन तक पहुंचाने के लिए और विडो मैरिज पे जोर दिया। देन कांदपुरी वीरसलिंगम है, 1848 में इनका जन्म हुआ, 1919 में इनकी मौत हुई। ये बेसिकली फॉट विगरसली अगेंस्ट, इन्होंने भी समाज की जो बुराइयां थी उसके खिलाफ आंदोलन करा। हेराल्डेड अ सोशल रिवॉल्यूशन इन आंध्र प्रदेश, बेसिकली आंध्र प्रदेश में इनका रिवॉल्यूशन ज़्यादा प्रोमिनेंट था। इवन ड्यूरिंग हिज प्राइमरी स्कूल डेज, जब ये अपनी प्राइमरी एजुकेशन ले रहे थे तब भी इन्होंने मीनिंगलेस कस्टम्स और रिलीजियस बिलीव्स के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। ही एनकरेज्ड इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटरकास्ट मैरिज पे इन्होंने जोर दिया, कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। ही वॉज एन एविड रीडर एंड ए ग्रेट राइटर, बहुत अच्छे रीडर और राइटर थे। थ्रू हिज प्लेस, अपने प्ले और एसेस के जरिए, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में थे, इन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर अटैक करा। और ही वॉज द ऑथर ऑफ राजशेखराचरित, द फर्स्ट तेलुगु नोवेल, जो पहली तेलुगु नोवेल लिखी गई थी राजशेखराचरित, उसके राइटर भी यही थे। फिर आपके हैं पेरियार रामास्वामी, A staunch atheist, पेरियार रामास्वामी devoted his life fighting the caste system, इन्होंने भी कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई, ब्राह्मण्स की डोमिनेंस थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और इन्होंने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था द्रविड़ खासगाम, जो कि दलित्स के बेनिफिट के लिए था, ऑपरेस्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए था। दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉट फॉर द रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स फॉर दलित, दलित्स को गवर्नमेंट जॉब दी जाए रिजर्वेशन के जरिए, उस पर जोर दिया इन्होंने। और इन्हीं के प्रयासों का रिजल्ट था कि सबसे पहला अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, वॉज मेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटेड इंडियंस, जो पिछड़ा वर्ग है इंडिया में उनके अधिकारों के लिए उनको राइट्स वगैरह दी जाए, उस पर बदलाव किए गए। फिर श्री नारायण गुरु, इन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालना योगम की स्थापना करी थी 1903 में टू स्प्रेड हिज आइडियाज, सोशल रिफॉर्म केरला, उसके लिए इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। इट वॉज नारायण गुरु हु गेव द कॉल वन रिलीजन, इन्होंने ही पहली बार ये आवाज़ उठाई थी कि एक धर्म, एक जाति, एक भगवान, मानवता के लिए। ही फॉट फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द, इन्होंने भी पिछड़े वर्ग के लिए आवाज़ उठाई, स्पेशली एज आवाज जो कि अनटचेबल्स माने जाते थे। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मेनी टेम्पल्स, बहुत सारे ऐसे मंदिर बनाए जिसमें कोई देवी देवता नहीं है, यानी निर्गुण है, जो चाहे जाए, जिस देवी देवता की चाहे उसकी आराधना करे।
स्वामी विवेकानंद, अ डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस की जो प्रीचिंग्स थी उनको आगे फॉरवर्ड करने वाले यही थे। हु वॉज अ पॉपुलर रिलीजियस टीचर, एक धार्मिक गुरु भी थे ये 19th सेंचुरी बंगाल के। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी 1897 में, ताकि वो अपने गुरु की टीचिंग्स लोगों तक पहुंचा सके। ही स्ट्रांगली कंडेम्ड द कास्ट सिस्टम, ये भी कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे और गांव-गांव में लोगों को अपलिफ्ट करने का, जो गरीब थे उनको ऊपर उठाने का काम करते थे। विवेकानंद टॉट द वर्ल्ड दैट नो रिलीजन एडवोकेट सेपरेशन ऑफ पीपल, इनका मानना था, इन्होंने लोगों को समझाया कि दुनिया में कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो दूसरे जाति के लोगों को नीचे गिराने की बात करता है। He influenced the thoughts of many people, बहुत महान लोगों के थॉट्स के बारे में इन्होंने बात करी। He propagated that living in harmony, इनका मानना था कि अगर हम एकजुट होकर एक साथ रहते हैं तो इससे शांति और जस्टिस समाज में दोनों की स्थापना होगी। He is still very popular in the world, ये आज भी दुनिया में जाने जाते हैं and often considered as the maker of modern India, और मॉडर्न इंडिया के मेकर भी इनको बोला जाता है। Then Bengal Renaissance refers to a social reform movement during 19th and early 20th centuries in the region of Bengal during the British rule. 19th century Bengal was marked by a unique blend of religious and social reforms. 19th century के अंदर बंगाल के अंदर बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक बदलाव आए। Scholars, literary giants, journalists, patriotic orators and scientists all merging to form a kind of renaissance, a transition from the medieval to the modern. यहाँ पे सभी लोगों ने प्रयास करा कि हम मध्यकालीन से अब मॉडर्न इंडिया की तरफ जाएं और समाज में बदलाव करें। देन आपके नेक्स्ट है महात्मा गांधी, जिनका जन्म 1869 में हुआ, मृत्यु 1948 में हुई। महात्मा गांधी भी एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। नेशनलिस्ट मूवमेंट में बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने चलाए थे। उनके जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स हैं अगर सोशल रिफॉर्म की फील्ड में हम देखें तो वॉज द कैंपेन अगेंस्ट द इनह्यूमन इंस्टीट्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की प्रथा थी उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी और मिलियंस ऑफ इंडियंस को इन्होंने मोटिवेट करा कि अपने मन में जो ये आपने बुरी भावनाएं रख रखी है अनटचेबिलिटी वाली, इसको रिमूव करें। इसके बाद इट वॉज गांधी जी हु कॉइन्ड द टर्म हरिजन, इन्होंने ही जो शूद्र कम्युनिटी थी इंडिया में उनको हरिजन नाम दिया गया था, यानी पीपल ऑफ गॉड, ईश्वर के बच्चे। एंड स्टार्टेड अ मैगजीन कॉल्ड हरिजन इन 1933। गांधी जी असाइन अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, इनका मानना था कि अगर अनटचेबिलिटी इंडिया से रिमूव नहीं होगी तो हमें और 100 साल आज़ादी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक हम सब लोग एक दूसरे को एक समान नहीं मानेंगे, इक्वालिटी नहीं रखेंगे, तो डेफिनेटली हम साथ में स्ट्रगल भी नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी इल प्रैक्टिस इनके लिए यही थी अनटचेबिलिटीज को रिमूव किया जाए। He declared that this was no less important than the political struggle for freedom. Untouchability, according to him, had no sanction in the Hindu scriptures. इनका मानना था कि पौराणिक हिंदू स्क्रिप्चर्स जो है उसमें कोई मान्यता अनटचेबिलिटी की नहीं है। हरिजन सेवक संघ की उन्होंने स्थापना करी थी। इनिशियली जो ऑर्गेनाइजेशन था वाज नोन एज नेशनल एंटी अनटचेबिलिटी लीग, बट वॉज रजिस्टर्ड इन 1934 बाय द नेम ऑफ हरिजन सेवक संघ। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर है 1891 से 1956। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ टू फाइट अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन, क्योंकि बेसिकली ये भी दलित कम्युनिटी से थे तो उन्होंने भी कास्ट ऑपरेशन के खिलाफ काम करा। ही ऑर्गेनाइज्ड द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन फॉर दिस पर्पस, इन्होंने इसको रिमूव करने के लिए एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। हिज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क वाज अ पेपर टाइटल कास्ट इन इंडिया, सबसे पहला जो वर्क इनका पब्लिश हुआ था वो एक पेपर था जिसका टाइटल था कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। फिर आफ्टर स्टडिंग लॉ और इकोनॉमिक्स की स्टडी लंदन में कंप्लीट करने के बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर अम्बेडकर केम बैक, वापस इंडिया आए और यहाँ पर इन्होंने एक वीकली स्टार्ट करा जिसका नाम था मूक नायक, लीडर ऑफ द साइलेंट, मुंबई से स्टार्ट किया था। थ्रू दिस ही क्रिटिसाइज, और इसके जरिए इन्होंने ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीव्स के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। डॉक्टर अम्बेडकर ऑल्सो स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड बहिष्कृत हितकारिणी सभा टू प्रमोट एजुकेशन, फिर इसी डिप्रेस क्लास को एजुकेट करने के लिए इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा चलाई सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए, इनकी एजुकेशन के लिए। एज मेंबर ऑफ मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल, बाद में ये मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने 1926 में। डॉक्टर अम्बेडकर लेड अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, इन्होंने भी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करा टू
assert the right of the untouchable, ताकि untouchables को उनके अधिकार दिला सके, जैसे टेम्पल एंट्री का, एंड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम पब्लिक वेल्स, जहाँ से आम समाज के लोग जो हिंदूज वगैरह हैं, जहाँ से जिन वेल्स और टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं पानी भरने के लिए, वहाँ पर दलित्स को भी अधिकार दिया जाए, तो उसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। Between 1927 and 35 he led 3 such temple entry movement, 3 मंदिरों में एंट्री के लिए इन्होंने प्रयास करे 1927 से 35 तक, which outraged the Brahmins, जिसकी वजह से ब्राह्मण्स काफ़ी नाराज थे। As an active member of the Indian National Movement, इंडियन नेशनल मूवमेंट के एक्टिव मेंबर थे, अंबेडकर इंसिस्टेड ऑन द नेसेसिटी ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द ऑप्रेस्ड क्लासेस, और इसीलिए इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी ऑप्रेस्ड क्लास के लिए। लेकिन महात्मा गांधी इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि इनका मानना था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया तो ये आपस में कभी मिक्स नहीं हो पाएंगे, और इसीलिए वो अनशन पर बैठ गए थे। बाद में इन दोनों के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसके जरिए सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं लेकिन रिजर्व सीट्स इनको दी गई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर, और उसके बाद फिर ये आगे जो है इसका दायरा बढ़ता और घटता रहता है। फिर उसके बाद कंक्लूजन हम देखते हैं, चैलेंजिंग एज ओल्ड परसेप्शंस ऑफ सोशल स्टैंडिंग एंड जस्टिस थ्रू मास मूवमेंट्स बिकेम पॉसिबल थ्रू बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। ये सारे समाज सुधार के जो काम थे, इसके लिए बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स का काफ़ी बड़ा योगदान था, टू सर्कुलेट न्यू आइडियाज़, ताकि ये आइडियाज़ लोगों तक पहुँच सके। However, the struggle against the caste system and the evil against women in our society were not fully successful under British rule in India. The British were careful not to arouse the hostility of the orthodox sections of the society. अंग्रेजों ने कई चीज़ों को रिमूव करने में मदद करी, कई पे उन्होंने कोई काम नहीं करा, क्योंकि वो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को भी अपने अगेंस्ट नहीं करना चाहते थे। Only the government of free India could take up upon itself, और इसीलिए स्वतंत्र भारत ही इसके लिए कुछ कर सकता था, the task of thoroughly reforming Indian society। वो काम जो कि इंडियन रिफॉर्मर्स ने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर करा, उसको आगे अगर कोई सक्सेसफुल कर सकता है तो स्वतंत्र भारत की गवर्नमेंट ही कर सकती थी। चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी है, समाज में काफ़ी सुधार आ चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा और डिस्टेंस है जो हमें कवर करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।